दोस्तों, ताकत एक ऐसा नशा है जिसके सामने हुस्न और दौलत कोई मायने नहीं रखती। लेकिन बदकिस्मती से ताकत ज्यादा देर पा नहीं होती और ये ज्यादा देर तक आपका साथ नहीं देती। अलबत्ता आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हों के पास ताकत एक लंबे अरसे से मौजूद भी है और वो इसे बड़े संभाल के चला रहे हैं, जैसा कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, याद रहे कि वो पिछले 24 साल से रशिया के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी ताकत दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अब इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है रशिया। इसके पीछे सारी कारकर्दगी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की है। 1991 के बाद जब सोवियत रूस टूटा तो उसके बाद से कोल्ड वार खत्म हो चुकी थी, जो कि अब से दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिका और रशिया एक नई कोल्ड वार लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम आपको व्लादिमीर पुतिन की कामयाबियों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ वो राज भी बताएंगे जिसकी वजह से ये इतने ताकतवर शख्स बने। दोस्तों, याद रहे कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि व्लादिमीर पुतिन अवाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और ये वो फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जीतते हैं। दोस्तों, ये बात किसी हद तक दुरुस्त जरूर है, लेकिन इसके बरअक्स कुछ और ऐसे हकायक भी हैं जिनको बताए बगैर ये कहानी नामुकम्मल सी लगती है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि व्लादिमीर पुतिन केजीबी, जो कि सोवियत रूस की एक खुफिया एजेंसी थी, उसके अंदर काम करते थे। याद रहे कि वो वहाँ के ऑफिसर थे। बाद में जब वो यहाँ से रिटायर हुए तो उन्होंने पॉलिटिक्स में बाकायदा तौर पर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब वो पॉलिटिक्स में आए तो सोवियत रूस टूट चुका था। वो उस वक्त रशियन फेडरेशन कहलाता था। उस वक्त वहां का प्रेसिडेंट बोरिस जॉनसन, जो हर वक्त नशे में धुंध रहता था, ये उसके वजीर बन गए। डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के ओहदे पर भी ये फायज रहे और फिर 1999 में ये वजीर आजम ऑफ रशिया भी बन गए। बोरिस जॉनसन की अचानक से मौत हो गई, जिसके बाद से ये अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए फर्स्ट कैंडिडेट सामने नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके बाद अब रूसी सदर पुतिन ही सबसे ज्यादा एक्टिव थे। 2000 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 53% वोट हासिल करने में कामयाब रहे। उस वक्त इन्होंने बड़ी मुश्किल से ही इलेक्शन जीता था। 2004 में इन्होंने एक दफा फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाब हो गए। याद रहे कि 2004 के इलेक्शन में इनका वोट बैंक 2000 के इलेक्शन की निस्बत ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि 2004 में अब इनका वोट बैंक 64% हो चुका था। अब रशिया में उस वक्त एक कानून था। उस कानून के मुताबिक कोई भी प्रेसिडेंट 2 से ज्यादा बार इस ओहदे पर नहीं रह सकता। वही कानून जो कि आज अमेरिका के अंदर नाफिज है। दोस्तों, ये अब इनकी ताकत का ये आखिरी दौर था, यानी कि इसके बाद ये अब कभी भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। 2008 में इन्होंने किया यूं कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर दमित्री मेदवेदेव, जो कि इनके करीबी दोस्त भी थे, उसे 2008 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दिया। याद रहे कि वो कामयाब हो गए और 70% वोट उन्हें पड़ा। उसके बाद इन्होंने कुछ कवानीन में तब्दीलियां की। याद रहे कि दमित्री मेदवेदेव ने सबसे पहले तो ये काम किया कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को वजीर आजम का ओहदा दे दिया और फिर उसके बाद वजीर आजम के इख्तियारात को भी बढ़ा दिया गया। याद रहे कि उसके बाद 2 कानून जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा किया है, वो ये थे कि एक तो प्रेसिडेंट अब कोई भी शख्स जितनी बार मर्जी बन सकता है। दूसरा उन्होंने जो कानून पास किया था वो ये था कि अब टर्म 4 साल की बजाय 6 साल की होगी। दोस्तों, अब ये 2 ऐसे कवानीन थे जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन के लिए रास्ते खोल दिए थे और वो अब ताकत को अपने हाथ में चला सकते थे। 2012 के आम इंतखाबात में व्लादिमीर पुतिन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा ले लिया। दोस्तों, इसमें वो बआसानी कामयाब भी हो गए। 74% तकरीबन इन्हें वोट पड़ा इस इलेक्शन के अंदर और यूं ये 6 साल के लिए रशिया के तीसरी बार प्रेसिडेंट बन गए।
याद रहे कि 2018 में वो एक दफा फिर से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने तो उन्हें 77% वोट बढ़ा। अगर अब तरतीब को देखें तो हर बार पिछली बार की निस्बत ज्यादा वोट उन्हें मिल रहा था। 2024 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन्हें 87.67% वोट मिला, जबकि उनके मुखालफिन की टोटल मजबूरी वोट भी बहुत कम था, यानी कि महज 13%, जो कि न होने के बराबर है। दोस्तों ये तो होगी व्लादिमीर पुतिन के हवाले से इलेक्शन के अंदर जिस तरह उन्होंने कंटेस्ट किया और साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपने राय जैसे हमवार की। तो दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कुछ अच्छे काम भी रशिया के अंदर किए। एक तो 2000 में जब बोरिस जॉनसन रशिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो उस वक्त जीडीपी बहुत नीचे गिर चुकी थी। रशिया एक तबाहाल मुल्क बनता जा रहा था। व्लादिमीर पुतिन ने उसे उठाकर आज अमेरिका के सामने ला खड़ा किया है। आज एक नई कोल्ड वार में रशिया को दाखिल कर दिया है। इसके अलावा शाम के अंदर अपनी फौजी कार्रवाइयों से कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ यूक्रेन और जॉर्जिया के अंदर भी इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। इसी के साथ आर्मीनिया के साथ मिलकर जो अजरबैजान के इलाकों पर इन्होंने कंट्रोल हासिल किया है, वो भी इनकी खारजी कामयाबियों में से एक है। इसी के साथ साथ चेचनिया पर कब्जा और बाद में उसे अपनी नीम रियासत करार देना, ये भी इनकी बड़ी कामयाबियों में से एक है। इसके अलावा अवाम को इन्होंने बहुत ज्यादा खुशहाल रखा हुआ है। दोस्तों अब हम इनके जरा नेगेटिव पॉइंट्स पर आते हैं। 1999 जब बोरिस जॉनसन की मौत हुई तो ये सबसे ज्यादा आवाज उठी कि बोरिस जॉनसन को मारने वाला शख्स व्लादिमीर पुतिन है। उसके अलावा चेचनिया पर हमला करने से पहले रशिया के अंदर कुछ धमाके हुए थे। याद रहे कि रशिया की खुफिया एजेंसी का ये दावा है कि व्लादिमीर पुतिन ही वो शख्स था जो कि ये धमाके करवा कर कौम को बताना चाहते थे कि चेचनिया पर हमला करना जरूरी है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी शख्स उनके सामने आया है तो या तो वो नाअहल हो गया, या तो वो कैद काट रहा है, या फिर वो मारा गया है। दोस्तों इन तीन कामों में से कोई ना कोई एक काम उस शख्स के साथ जरूर हुआ है जो कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आके खड़ा हुआ है। ये तमाम तर बातें व्लादिमीर पुतिन के हवाले से कुछ नेगेटिव बातें हैं। अगरचे इन चीजों को साबित करना काफी मुश्किल है क्योंकि इनकी हवाले से किसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।